अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैप कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा लेसन एक साथ पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं, यानी मैप किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। तो मानचित्र क्या होता है? हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो पृथ्वी का हमने एक मॉडल बनाया जिसे ग्लोब कहा। ग्लोब भी हमारा कैसा है? गोल है। लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह को चपटी सतह पर दिखाते हैं चित्र के माध्यम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। चपटी सतह क्या होती है? आप इस बोर्ड को देख सकते हो, तो बोर्ड कैसा है? चपटी सतह है। अगर पृथ्वी की सतह को, किसी भी सतह को या किसी एक भाग को इस सतह पर मैं क्या करूं, चित्र बना दूं चपटी सतह पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग मानचित्र कहेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दो। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा जो है मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो हम लोग ग्लोब पर क्या दर्शाते हैं? ग्लोब पर हम लोग महाद्वीपों को दर्शाते हैं, देशों को दर्शाते हैं, महासागरों को दर्शाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने देश के बारे में अध्ययन करना है, राज्यों के बारे में अध्ययन करना है, शहरों के बारे में अध्ययन करना है, गांवों के बारे में अध्ययन करना है, तो हमारे लिए जो होता है मानचित्र जो होता है ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो मानचित्र क्या होता है आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग मानचित्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। मानचित्र के प्रकार, जिसे अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ मैप कहते हैं। तो याद रखना, मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना, मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है भौतिक मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। तीसरा जो है थीमेटिक मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग थीमेटिक मानचित्र ही कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है मानचित्र होते हैं। आइए एक एक प्रकार के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में समझेंगे कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। भौतिक मानचित्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैप्स कहते हैं। तो क्या होता है भौतिक मानचित्र? तो ध्यान दो, जिस मानचित्र पर पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों तथा महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिस मानचित्र पर हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, प्राकृतिक आकृतियां कौन कौन सी हैं? जैसे पृथ्वी के जो पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर हैं, इन सबको हम जिस मानचित्र पर दिखाते हैं या दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मानचित्र को हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र को अंग्रेजी में हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जिस मानचित्र पर हम लोग राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिस मानचित्र पर हम लोग क्या करते हैं? राज्यों को दिखाते हैं, नगरों को दिखाते हैं, शहरों को दिखाते हैं, गांवों को दिखाते हैं, विश्व के अलग अलग देशों को दिखाते हैं, उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। तो ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, ऐसे मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम समझेंगे थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र को अंग्रेजी में थीमेटिक ही कहते हैं। ये अंग्रेजी वाला ही शब्द हिंदी में लिखा गया है, इसे थीमेटिक ही कहते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। प्रदान का मतलब होता है देना। तो कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो विशेष जानकारियां देते हैं, जैसे
एक मानचित्र है, उस पर सिर्फ सड़कों को दिखाया गया है, या वर्षा को दिखाया गया, सिर्फ बारिश का मानचित्र है, या सिर्फ वन यानी जंगलों को दिखाया गया है, या उद्योगों को दिखाया गया है, आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? एक ऐसा मानचित्र जिसे हम लोग सिर्फ विशेष जानकारी दिखाएंगे, जिसपे हम लोग उस मानचित्र पे सिर्फ सड़क है तो सिर्फ सड़कों की जानकारी देंगे। अगर हम लोग वर्षा की बात करें, बारिश दिखा रहे हैं, कहाँ पे कितना बारिश होगा, तो एक ऐसा मानचित्र बनाया जिसपे सिर्फ बारिश की जानकारी मिल रही, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? थीमेटिक। मतलब कि एक ऐसा मानचित्र जो सिर्फ एक घटक के बारे में जानकारी देगा, सिर्फ एक घटक जैसे या तो सड़क के बारे में जानकारी दे रहा है, या वर्षा के बारे में, या जंगल के बारे में, या उद्योग के बारे में, या रेल की पटरियों के बारे में जानकारी दे रहा है। सिर्फ एक विशेष के बारे में जब जानकारी देता है तो ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने मानचित्र के 3 प्रकारों को देख लिया। अब आइए हम लोग मानचित्र के जो घटक हैं, जिसे अंग्रेजी में कंपोनेंट्स ऑफ मैप कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो याद रखना, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं जो कि मानचित्र बनाने में हमारी सहायता करते हैं। यानी इन्हीं 3 घटकों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मानचित्र को बनाते हैं। तो वो 3 घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखना, पहला जो है दूरी, जिसे अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा जो है दिशा, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्शन कहते हैं। तीसरा जो है प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। तो इन्हीं तीनों घटकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? मानचित्र बनाते हैं। तो आइए एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में समझेंगे। दूरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। दूरी को नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पैमाने का उपयोग करते हैं, और पैमाने को इंग्लिश में स्केल कहते हैं। दूरी को दिखाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे मेरा स्कूल है। तो स्थल पे बात करूं, स्थल पे यानी जमीन पे, मानचित्र पे मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्थल पे बात कर रहा हूं। तो मेरे घर से, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे होम लिख देता हूं, ये मेरा होम है, और ये मेरा क्या है? स्कूल है। तो मेरे घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। कहाँ पे है? स्थल पर यानी जमीन पे। हकीकत में जैसे मैं बात करूं, मान लेते हैं मेरे घर से मेरे जो स्कूल की दूरी है वो कितना है? 10 किलोमीटर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? जब मानचित्र पर दिखाएंगे तो पैमाने की मदद लेते हैं। पैमाने की मदद से हम लोग क्या करते हैं? दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? आप इसको समझो। यहाँ पे तो पैमाना क्या होता है, पहले आप इसे समझ लो। पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो पैमाना क्या होता है? पैमाना क्या है? स्थल पर यानी जमीन पर जो वास्तविक दूरी है, जब उसे हम लोग मानचित्र पर दिखाते हैं तो उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो उसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उसी अनुपात को हम लोग पैमाना कहते हैं। और हर एक मानचित्र बनाने के लिए पैमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैमाने के माध्यम से हम लोग जो स्थल पर यानी जमीन पर वास्तविक यानी जो हकीकत वाली दूरी है उसे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दो, आप इस उदाहरण को देखो, अच्छे से समझ जाओगे। मान लेते हैं कि आपके घर से जो है आपकी जो स्कूल की दूरी है कितना है? 10 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। तो इसे हम लोग मानचित्र पर कैसे दिखाएंगे? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हम लोग पैमाना बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे पैमाना क्या बनाएंगे? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। पैमाने को और छोटा करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये देख रहे हो यहाँ पे पैमाने का अनुपात बन गया। मतलब जो मानचित्र पर रहेगा 1 सेंटीमीटर कितना दूरी को बताएगा? 5 किलोमीटर बताएगा। समझ में आ गया? हमने जो मानचित्र बनाया है उस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर कितना दूरी बताएगा? 5 किलोमीटर। कहाँ पे? स्थल पे। यानी अगर हमारे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो स्थल पे कितना दूरी होगा? तो याद रखना 5 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार मानचित्र पर जो रहेगा 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए 5 किलोमीटर दर्शाया जाएगा।
आपके रेखा चित्र का जो पैमाना होगा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यानी बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो मुझे यकीन है कि आप पैमाना समझ गए होंगे और दूरी कैसे मानचित्र पे दिखाया जाता है इसको भी समझ गए होंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे, एक होता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र और एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। तो क्या होता है बड़ा पैमाना वाला मानचित्र और छोटा पैमाना वाला मानचित्र, इसको जरा समझो। सबसे पहले हम समझेंगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जब स्थल यानी जमीन पर, धरातल पर 500 मीटर जो है, 500 मीटर दूरी को दिखाया जाएगा कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे दिखाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र किसे कहा जाता है, जब स्थल पर जो दूरी है यानी जमीन पे जो दूरी है 500 मीटर की दूरी को कितने सेंटीमीटर पे दिखाया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पे दिखाया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है विस्तृत यानी ज्यादा जानकारी प्रदान करता है। प्रदान करने मतलब होता है देना, तो जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है वो ज्यादा जानकारी देता है। समझ में आ गया। अब छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या है, इसको ध्यान दो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, खाली आप समझो। जब मानचित्र पर जो है 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर दिखा जाता है, मान लेते हैं कि हमारे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर है और स्थल पर कितना है, 500 किलोमीटर है। थोड़ा सा मिटा देता हूं, 1 मिनट फिर से। जब हमारे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी को स्थल पर वो कितना है, 500 किलोमीटर है को दर्शाया जाता है, तो उसे हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैमाना बनाया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 100 किलोमीटर, ये पैमाना हो गया हमारे मानचित्र का। यानी हमारे मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रहेगा, जमीन पे 100 किलोमीटर के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, 100 मीटर के बराबर रहेगा। कितना रहेगा, 100 मीटर के बराबर रहेगा। तो जब ज्यादा दूरी हो, ज्यादा दूरी को, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है और पैमाना छोटा है तो क्या हो जाएगा, वो याद रखना, छोटा पैमाना हो जाएगा। और जब डिस्टेंस कम हो और जो हमारा पैमाना है वो मतलब उतना ही हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बड़े पैमाने वाला। यानी जब डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम दिखाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। और जब डिस्टेंस ज्यादा दिखाया जाता है, ज्यादा दूरी को दिखाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना, ठीक है। अगर नहीं समझा रहेगा तो इसको एक बार फिर से देख लेना, समझ जाएगा, नहीं तो 2-3 बार इसको पढ़ लेना, दिमाग काम करने लगेगा। इसको देखो, दिशा क्या होता है, दिशा को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन। तो देखो मानचित्र पे जब हम लोग मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र पर दिशा होना बहुत जरूरी है। तो कैसे होता है, आप कोई भी मानचित्र देखोगे तो उस पे एक ऐसा डिजाइन बनाया होता है, ऊपर लिखा होता है ऊ, ऊ का मतलब होता है उत्तर। तो इधर उत्तर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। हमेशा याद रखना इधर पूर्व होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व और यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम। कोई भी जब मानचित्र बनाया जाता है तो उस मानचित्र पर दिशाओं को दर्शाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें समझ में आए कि जो दिशाएं हैं वो किस तरफ कौन सी चीजें हैं। अगर आप घर लेने जाओगे, फ्लैट खरीदने जाओगे, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, दिशा देखोगे। तो दिशाओं को बताने के लिए क्या किया जाता है, दिशा का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पे ऐसा डिजाइन बनाया जाएगा और ऊपर ऊ लिख दिया जाएगा, यानी ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम। और ऐसे भी दर्शाया जाता है, ऐसे भी होता है ना। तो ए वाला जो भाग है क्या हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, या पश्चिम उत्तर बोल सकते हो, ये पश्चिम उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हो, लेकिन दक्षिण पश्चिम ज्यादा बोला जाता है। इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा।
समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशा के हिसाब से मानचित्रों का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि मानचित्र पे जो चीजें दिखाई गई है वो किस दिशा पे या किस दिशा में है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ध्यान दो, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, आपको मालूम है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, तो याद रखना जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। दिशाओं को समझने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं। दिक्सूचक को हम लोग अंग्रेजी में कंपास कहते हैं। आपके मोबाइल में भी कंपास होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशाओं को समझ सकते हैं। तो इसमें एक सुई लगी होती है, ये सुई जो है हमेशा किस दिशा की तरफ होती है, उत्तर की तरफ होती है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि उत्तर रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये पूर्व रहेगा और ये पश्चिम रहेगा। समझ में आ गया? तो एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है, इस मशीन की सहायता से हम लोग दिशाओं को समझ सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इसे कंपास कहते हैं। इसे ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं। दिक्सूचक क्या करता है, दिशाओं को बताता है। तो हम दिक्सूचक की सहायता से दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी जो चुंबकीय सुई है, इसकी दिशा हमेशा किधर रहती है, उत्तर दक्षिण की तरफ रहती है। तो यहाँ पे एक सुई होती है, वो सुई हमेशा किस दिशा की तरफ रहेगी, उत्तर दक्षिण की तरफ। आप उसको घुमाते जाओ, लेकिन उसका जो सुई रहेगा वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा पे जाके रुक जाएगा। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे प्रतीक क्या होता है। प्रतीक को अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं। तो देखो, मानचित्र पर कुछ घटकों को दिखाने के लिए हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं कि भाई हम लोग जो पेड़ पौधा रहेगा उसका डिजाइन ऐसा बनाएंगे, रेलगाड़ी का डिजाइन ऐसा बनाएंगे, पोस्ट ऑफिस को ऐसे दिखाएंगे। तो कुछ हम लोग चिन्ह बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों यानी घरों को दिखाना, सड़कों को दिखाना, पुलों को दिखाना, वृक्षों को दिखाना, रेल की पटरियों आदि को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग कोई मानचित्र बनाते हैं, उस पर हम लोग घर दिखा रहे हैं, सड़क दिखा रहे हैं, पुल दिखा रहे हैं, वृक्ष दिखा रहे हैं, तो सबको उनके सही आकार में नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम लोग मानचित्र पे सीधा घर नहीं बनाएंगे। अब भाई हमारे पास फोटो खींच के थोड़ी हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई जंगल है, तो वहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, तो हम लोग पूरे जंगल का पेड़ नहीं दिखाएंगे। हम लोग ऐसा डिजाइन बना देंगे और ये हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रतीक हो जाएगा। इससे देख के हमें समझ में आ जाएगा क्या है, ये जंगल में पेड़ है यानी जंगल है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रतीक चिन्हों द्वारा चीजों को दिखाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना जो है आसान होता है। तो जो प्रतीक होते हैं उससे हम लोग मानचित्र को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो मानचित्र में जो है कुछ ऐसे कलरों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है कि जो यूनिवर्सल है, यानी पूरे विश्व ने उसे स्वीकार किया है रंगों को। तो आपसे सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, तो ऐसे रंगों को हम लोग रूढ़ प्रतीक कहते हैं या रूढ़ प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो कौन कौन से हैं याद रखना। जो नीला रंग होता है मानचित्र पर, नीला रंग किसको दर्शाता है, जलाशयों को दर्शाता है, यानी पानी वाले भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो याद रखना पानी वाले भाग को जो है नीले रंग से दर्शाया जाता है। नीला रंग अर्थात किसके लिए होता है, जलाशयों के लिए होता है। भूरा रंग होता है किसके लिए होता है, पर्वतों के लिए। तो मानचित्र पे जहां पर आपको भूरा रंग दिखाई देगा वो समझ जाना वहां पे क्या है, पर्वत है। जहां पे पीला रंग दिखाई देगा वहां पे क्या है, पठार है। जहां पे हरा रंग दिखाई देगा समझ जाना वहां पे क्या है, मैदान है। तो इन थोड़ा रंगों को याद रखना, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे रेखा चित्र और खाका क्या होता है। रेखा चित्र और खाका। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। जब कच्चे आरेख को
बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तो उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई ये हमारा घर है, हमारे घर से चले जाना, यहाँ पे एक पान का दुकान आएगा, पान के दुकान से जो रहेगा उत्तर की तरफ चले जाना, उत्तर की तरफ चले जाओगे तो यहाँ पे एक मंदिर दिखाई देगा, इस मंदिर से जो रहेगा पूर्व की तरफ चले जाना। तो इस प्रकार का जो आपने क्या किया, एक मानचित्र बनाया, इसी मानचित्र को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहेंगे। हमने इसे रफली बना दिया है, इसके लिए किसी पैमाने का प्रयोग नहीं किया है। क्लियर हुआ? अब समझेंगे खाका किसे कहते हैं। खाका को अंग्रेजी में प्लान कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई दिखाना, तो किसी कमरे में लंबाई चौड़ाई दिखाना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 10 फीट, ये हो गया 15 फीट। तो यहाँ पे हमने कमरे के बारे में जो लंबाई चौड़ाई दिखाया पेज पे, यानी किसी एक छोटे क्षेत्र को जब हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर रेखा चित्र को दर्शाते हैं, मानचित्र बना के दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, जिसे प्लान कहा जाता है। अब कभी फ्लैट खरीदने जाओ, रूम खरीदने जाओ, तो आपको रूम खरीदने से पहले क्या होगा? एक प्लान दे दिया जाता है, खाका दे दिया जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपका बेडरूम कहाँ पे है, कितना बड़ा है, आपका हॉल कितना बड़ा है, आपका किचन कितना बड़ा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग खाका कहते हैं। ठीक है, आगे समझो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ चिन्ह हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीटर लाइन के लिए जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेलवे स्टेशन के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्ची नहीं, पक्की सड़क के लिए जो रहेगा, यहाँ पे सड़कें लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पक्की सड़क रहेगी उसे मानचित्र पे ऐसे दिखाया जाएगा, कच्ची सड़क जो रहेगी मानचित्र पे उसे ऐसे दिखाया जाएगा। सीमाओं की बात किया जाए, सीमा जो है देश की सीमा जो होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसको इस प्रकार दिखाया जाएगा, राज्य की सीमाएं जो हैं इस प्रकार दिखाया जाएगा, और जिला की जो सीमाएं हैं उनको थोड़ा पतले में दिखाया जाएगा। नदी को कैसे दिखाया जाएगा? तो याद रखना, इस प्रकार का नदी हो गया। कुआं को कैसे दिखाया जाएगा? ये कुआं का चिन्ह हो गया। तालाब की बात करूं तो ये हमारा तालाब हो गया। नहर कैसे दिखाया जाता है? कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है। पुल को ऐसे दिखाया जाता है, आप इसको देख सकते हो, पुल ऐसा होता है हमारा। मंदिर को कैसे दिखाया जाएगा? ये हमारा मंदिर हो गया। ठीक है, गिरजाघर को कैसे दिखाया जाएगा? ये गिरजाघर हो गया। मस्जिद को कैसे दिखाया जाएगा? ये हमारा मस्जिद हो गया। छतरी को कैसे दिखाया जाएगा? ऐसे दिखाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो पीओ लिखा रहेगा, यानी पोस्ट ऑफिस हो गया। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस रहेगा तो पीटीओ लिखा रहेगा। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा रहेगा। उसके बाद जहाँ पे बस्ती यानी घर है उसको कुछ इस प्रकार मानचित्र पे दर्शाया जाएगा। कब्रिस्तान कहीं पे है तो कुछ इस प्रकार दिखाया जाएगा मानचित्र पर। पेड़ की बात किया जाए, कहीं पे पेड़ है तो कुछ इस प्रकार दर्शाया जाएगा। और घास की बात करूं, अगर कहीं पे घास रहेगा तो इस प्रकार दर्शाया जाएगा। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12th का सीरीज चालू किया है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।